A very good evening to everyone. Welcome to JK Exam Cracker. This is तान्या. आज हमारा डे 4 है प्रीवियस ईयर्स लेक्चर सीरीज का. आई होप जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, प्रीवियस पैटर्न्स देखे हैं क्वेश्चंस के, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. एक और मैं अपडेट जो आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे एट द एंड ऑफ द लेक्चर पूछती हूँ, नेक्स्ट डे का जो भी लेक्चर होगा उसका प्रीवियस जो आपका लेक्चर हुआ होगा जिसमें जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं नेक्स्ट डे के लेक्चर के कमेंट सेक्शन में हमेशा पिन कर दूंगी. ठीक है, तो जब भी आप नए क्वेश्चन का आंसर दोगे आपको पिन कमेंट में आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा. सो दैट जो प्रीवियस के कंफ्यूजन आपके होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे. कोई भी डाउट आप लोगों को रहेगा डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है गाइस, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. ये 5 मार्क्स के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. आप सभी जानते हैं मुश्किल से कोई भी एक ऐसा सेट होता है जिसमें एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हमारे पास ना हो. एरर स्पॉटिंग जिसके लिए नया है मैं उन्हें बता दूं, कोई भी एक सेंटेंस या मल्टीपल सेंटेंसेस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं जिसमें किसी ना किसी तरह का ग्रामेटिकल या कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक हो सकता है, वर्ड यूजेज में मिस्टेक भी हो सकता है, जो आपको फाइंड आउट करना होता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ठीक है, 5 मार्क्स का आता है जैसे कि मैंने बताया, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जब हमने एरर डिटेक्शन किया था कि जेके बैंक पीओ एग्जाम में हमने एक डिफरेंट पैटर्न देखा है जहां पर क्या था कि सिर्फ ऐसे हम लोग को जनरली क्या पूछा जाता है, एक सेंटेंस है राइट, उसको पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लाइक ए बी सी डी एंड लास्ट पार्ट हमारा नो एरर रहता है. लेकिन जेके बैंक पीओ एग्जाम में हम लोगों ने एक पैटर्न देखा और वो पैटर्न क्या था, एक सेंटेंस नहीं, हमारे पास मल्टीपल सेंटेंस थे लाइक ए बी सी डी एंड ई. वी हैड 5 ऑप्शंस. यहाँ पर ए बी सी डी में 4 अलग अलग सेंटेंसेस थे और ऑप्शन डी में था हमारे पास ऑल आर करेक्ट और नन आर करेक्ट, ऐसा कुछ. इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक सेंटेंस ऐसा था जिसमें एरर था, आपको वो फाइंड आउट करना था. अगर नहीं है तो आप ऑप्शन ई डेफिनेटली चूज कर सकते हो. ठीक है, तो यही पैटर्न पर बेस्ड जो क्लर्क एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले बैंकिंग एग्जाम्स में, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. 5 न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज और 5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो हमारा लाइक पुराना वाला पैटर्न है. ठीक है, जो एक जनरल पैटर्न हमेशा से फॉलो होता है उस पैटर्न पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन की डायरेक्शंस रीड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या बोला गया है, 4 सेंटेंसेस आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑप्शन. हर एक ऑप्शन जैसे आपको दिया है, एक ऑप्शन में क्या है, अलग अलग सेंटेंसेस है, उनमें से एक सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, आपको वो फाइंड आउट करना है. अगर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो ऑप्शन नहीं, आपके पास क्या रहेगा, ऑल आर करेक्ट. यू हैव टू चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन. हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये पैटर्न बिल्कुल नया हो, जिसके लिए नया है डोंट वरी. एग्जाम में अगर ऐसा पैटर्न देखते हो तो घबराना नहीं है. जिन्होंने जेके बैंक पीओ का एग्जाम दिया है दे वुड डेफिनेटली नो कि यही वाला पैटर्न एग्जाम में पूछा गया था. क्या पैटर्न है, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 में हमारे पास 4 सेंटेंस है. इनमें से कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें गलती है, नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन 5 होगा. लेट्स रीड ऑल द सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को बहुत ही कामली अच्छे से एक एक सेंटेंस को रीड करके, डजेंट मैटर आप कुछ सेकंड्स ज़्यादा ले लें इस तरह के क्वेश्चंस को करने में, लेकिन ये क्वेश्चंस ध्यान से रीड करने. यू हैव मल्टीपल सेंटेंसेस नाउ, एक सेंटेंस नहीं है, 4 सेंटेंसेस हैं, तो कंफ्यूजन कभी भी हो सकता है. ध्यान से रीड करना है सेंटेंसेस को सो दैट आप लोग अच्छे से एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. पैटर्न डिफरेंट है लेकिन बात वही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक ही होगी. ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं. सो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप इज दैट, यहाँ तक सेंटेंस सही है, वी शुड स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ. इस सेंटेंस में किसी भी तरह का ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, क्योंकि क्या बोला गया है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक रिलेशनशिप का क्या होता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ के साथ रहना चाहिए, यही बोला गया है. तो sentence is grammatically as well as contextually correct. Why does glamour have more appeal than goodness?
डज है, हैव है, ग्लैमर है, ये सभी ग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस सही है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ग्रैटिट्यूड इज मोर देन जस्ट अनदर इमोशन और एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कोई भी तरह का ग्रामेटिकल एरर हम लोग को नहीं दिख रहा है. When we understand something intellectually, जब हम intellectually कुछ समझते हैं, we do so in relation to something else. हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं in relation to something else, किसी और चीज़ से relate करते हुए हम ऐसा करते हैं जब भी हम कोई चीज़ intellectually understand करते हैं. तो ये भी बिल्कुल सही है. ग्रामेटिकली कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ना ही टेंस का, ना ही नाउन यूजेज का, ना ही वर्ब का. बिल्कुल सही है. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन 5. जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ स्टूडेंट्स, एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो मैं आंसर आप लोगों को बता रही हूँ वो आंसर आपको चूज करना है. सो फर्स्ट के लिए हमारे पास आंसर क्या आया? 5th. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2. यू हैव अगेन 4 sentences. Business cycle have been with us as long as capitalism has. अब देखो क्या बोला गया? बिजनेस साइकिल. सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? सिंगुलर. लेकिन जो हमने वर्ब यूज की वो है हैव. तो बिजनेस साइकिल है तो क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए. सिर्फ वर्ब का एरर है, राइट. तो यहाँ पर हमें दिख गया सिर्फ 1 में ही एरर है और क्वेश्चन में क्या बोला गया? सिर्फ एक ही ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें एरर होगा. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. बाकी के रीड करने में हमको टाइम ही वेस्ट नहीं करना है जब डेफिनेट एरर हम लोगों को एक ही में दिख गया है. तो ऑप्शन 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Let's read next one. In most earthquakes, the earth crust cracks like porcelain. Sentence में कोई भी grammatical error नहीं है. It is correct. Next one read करते हैं. In a world of many trading countries के world में the trade between two countries need not be balanced for the trade of each to be in global balance. इस sentence में भी कोई grammatical mistake नहीं है. कुछ students को इस sentence में लगेगा कि यहाँ पर need नॉट टू आना चाहिए, लेकिन ये वाली गलती बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं. जब भी हम लोग नीड यूज करते हैं हम जनरली नीड टू लगाते हैं, राइट. लेकिन जब हम नीड नॉट लगा रहे हैं तो इसके बाद हम लोग टू नहीं लगाते, इसके बाद डायरेक्टली हमारा वर्ब आता है, ठीक है. तो नीड नॉट बी बैलेंस्ड इज करेक्ट. उसके बाद आगे आते हैं. टर्निंग द बिजनेस अराउंड इन्वॉल्व मोर देन सेगमेंटिंग एंड पुलिंग आउट ऑफ रिटेल. यहाँ पर एक बहुत ही जनरल बात की गई है, ठीक है. जनरल सी बहुत बात की गई है, एक जनरल सा सेंटेंस दिया गया. और जनरली जब भी हम कोई आम बात करते हैं, कोई जनरल बात करते हैं, उसको हम लोग किस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस के मल्टीपल यूजेस हैं. आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हो रेगुलर एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंट करने में, अपने रेगुलर एक्शंस हैबिट्स को रिप्रेजेंट करने में जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो या आम तौर पर करते हो. कोई भी आम बात आपको रिप्रेजेंट करनी है, कोई भी जनरल सेंटेंस, कोई भी जनरल बात जो आमतौर पर ऐसा ही होता है, उसको भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल में रिप्रेजेंट करते हैं. देन हम किसी भी यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं, हम किसी भी कहावत की बात करते हैं, प्रोवर्ब्स की बात करते हैं. देन उसके बाद हम कोई भी किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, उसको भी हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग सेंटेंस अच्छे से समझें तो सेंटेंस में क्या बोला गया है? टर्निंग द बिजनेस अराउंड इन्वॉल्व मोर देन सेगमेंटिंग देन पुलिंग आउट ऑफ रिटेल. टर्निंग द बिजनेस अराउंड, यहाँ पर हम लोगों को एक फ्रेज मिला टर्न अराउंड. तो टर्न द बिजनेस अराउंड का मतलब क्या होता है, या टर्निंग द बिजनेस अराउंड का मतलब होता है कि काइंड ऑफ प्रमोट करना, हम लोग बोल सकते हैं. प्रमोट करना, मेक समथिंग सक्सेसफुल, उसे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना. तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि टर्निंग द बिजनेस अराउंड, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना में क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? इन्वॉल्व मोर देन सेगमेंटिंग एंड पुलिंग आउट ऑफ रिटेल. बेसिकली सेंटेंस में क्या बोला गया है कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन चीज़ों को सेगमेंट करना और सिर्फ काइंड ऑफ रिटेलिंग पे ध्यान देना. रिटेलिंग में राइट प्रॉफिट कमाने में ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको सक्सेसफुल बनाना और प्रमोट करना भी इम्पॉर्टेंट है, ये बोला गया है. तो ये एक जनरल सी बात है और इसे यहाँ पर देखा जाए तो पास्ट में रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए. दिस हैज़ टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आम बात की गई है कि ऐसी चीज़ होती है. एरर हम लोग को मिल गया थर्ड वन में, तो
दिस इज द पार्ट जहाँ पर एरर होगा। अपने अपने आंसर्स क्रॉस चेक करते रहिएगा सो दैट आप एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे कमेंट में बता सकें। चलिए लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4। बाय इंटीग्रल आइडियलिज्म वी मे अंडरस्टैंड अ सिंथेटिक फिलोसफी ऑफ स्पिरिट। इंटीग्रल आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है? एक फिलोसफी ऑफ स्पिरिट, एक आर्टिफिशियल फिलोसफी ऑफ स्पिरिट। तो दिस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सेंटेंस इज करेक्ट। आई यूज द कंसेप्ट ऑफ इमर्जेंस एज डिस्क्रिप्टिव रादर देन एक्सप्लेनेटरी। मैं इमर्जेंस के कंसेप्ट को डिस्क्रिप्टिव समझता हूँ या यूज करता हूँ रादर देन एक्सप्लेनेटरी, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनेटरी। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। रादर के बाद हम लोग दैन ही लगाते हैं, आई के बाद यू का यूज वर्ड फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ये भी सही है, तो कोई भी गलती यहाँ पर हम लोग को नहीं दिख रही है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट विच शी कुड एवर गेट। देखिए द बेस्ट गिफ्ट, जब भी आपको किसी भी चीज के साथ, किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी चीज के साथ क्या लगी है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या हुई? गुड इज पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो किसी भी नाउन के साथ, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग, किसी भी प्रोनाउन के साथ जब सुपरलेटिव डिग्री लगी है और उसके बाद आप कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पता है तो मेरे लेक्चर जरूर देखना प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? हु, whom, which, that, whose। जब ये कंजंक्शंस की तरह बिहेव करते हैं, बेसिकली दो सेंटेंसेस को, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, जैसे यहाँ पर विच लगा है तो ये क्या हो गया? रिलेट करने के लिए, तो उस वक्त हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले सुपरलेटिव लगी है, जैसे गिफ्ट से पहले क्या लगा है? द बेस्ट, तो उसके साथ हम लोग विच नहीं लगाते, उसके साथ हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अगर गिफ्ट की जगह कोई पर्सन होता, लेट्स से अगर मैं बोलती दिस इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट पर्सन, उस वक्त भी मैं विच नहीं लगाती, क्योंकि पर्सन्स के साथ हम लोग विच नहीं लगाते, उस वक्त भी हम लोग क्या लगाते? दैट लगाते। तो कोई भी नाउन लिविंग और नॉन लिविंग, उसके साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैंने रूल्स के साथ भी ये आपको पढ़ाया है। तो ऑप्शन 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए फर्स्ट रीड करते हैं। बीजेपी एलिस suddenly seemed to have a better bargaining hand after the Saffron's party defeat in 3 assembly polls। देखिए seem to have यहाँ पर सही है ग्रामेटिकली। आफ्टर द सेफ्रंस पार्टीज डिफीट इन 3 असेंबली पोल्स, ग्रामेटिकली कोई भी पार्ट हमें गलत नहीं लग रहा है, सेंटेंस इज करेक्ट। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ माइंड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। डिटेल स्टडी ऑफ माइंड साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, जस्ट एज द डिटेल स्टडी ऑफ नेचर इज द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल साइंस। उसी तरह से जिस तरह से डिटेल स्टडी ऑफ नेचर किसका सब्जेक्ट है? फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट है। तो ये भी बिल्कुल सही है मीनिंग वाइज ग्रामेटिकली। वाइल रनिंग हाउ टू मेक, नेक्स्ट हम लोग रीड कर रहे हैं योर सेल्फ कंफर्टेबल विद न्यू पीपल। ये याद करते वक्त, ये चीज समझते वक्त कि खुद को कंफर्टेबल कैसे बनाना है नए लोगों के साथ। बीइंग सोशलेबल is of utmost importance। being sociable is of utmost importance का मतलब क्या हो? utmost मतलब most, बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी को हम लोग बोलते हैं utmost, ठीक है। तो सोशेबल होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों नए लोगों के साथ खुद को कंफर्टेबल बनाते वक्त ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये बोला गया है। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। दो ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन बट he has his keen interest in gastronomy। हालांकि वो एक अच्छा म्यूजिशियन है, ग्रेट म्यूजिशियन है, लेकिन उसका गैस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब एक चीज़, कंजंक्शंस अगर हमने पढ़े हैं तो हमें पता होगा दो या ऑल्दो के बाद एक फिक्स्ड कंजंक्शन लगती है, और वो क्या होती है? हमेशा या तो येट लगाओ, येट नहीं लगाना तो कॉमा लगाओ, बट नहीं लगता, ठीक है। बट हम लोग नहीं लगाते किसके साथ? दो या ऑल्दो के साथ। तो ऑल्दो के बाद क्या लगना चाहिए या दो के बाद क्या लगना चाहिए? येट। अगर येट नहीं लगाना तो सिंपली यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दो ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन येट ही हैज हिज कीन इंटरेस्ट इन गैस्ट्रोनॉमी। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? 4th, ठीक है। सो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस जो हमने नया पैटर्न जेके बैंक पीओ में देखा और प्रीवियस ईयर्स क्लर्क एग्जाम्स में भी हमने देखा है, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में भी।
दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगेन आई सेड, एज आई सेड कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मल्टीपल सेंटेंसेस है, बट कॉन्सेंट्रेशन अपनी पूरी रखनी है तभी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पैटर्न पर आ जाते हैं, जो हमारा एक जनरल पैटर्न हमेशा से फॉलो होता आया है। चलिए स्टार्ट रीडिंग विद मी एंड आंसर मार्क करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर पंडित Jawaharlal Nehru declared the future belongs to science and those which make friends with science. फ्यूचर उनसे बिलोंग करता है जो फ्यूचर बेसिकली साइंस से बिलोंग करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, और उनसे जो फ्रेंड्स के साथ जो साइंस के साथ फ्रेंडली होते हैं। अब देखिए एक चीज़ अगेन मैंने आप लोगों को बताई कि विच का यूज़ हम लोग पर्सन के साथ नहीं करते जब विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह पर यूज होता है। अदरवाइज हम लोग विच का यूज चॉइस के लिए करते हैं, जैसे हम बोलते हैं विच ऑफ द बॉयज, ऐसा हम लोग बोल देते हैं चुनने के लिए, चॉइस के लिए, चूज करने के लिए। लेकिन जब हम विच को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो दोस्त किसको रेफर कर रहा है, किसी ना किसी पीपल को रेफर कर रहा है, लोगों को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग विच नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, हु। पर्सन्स के लिए हम लोग हु लगाते हैं, ठीक है, या फिर हुम अगर वो ऑब्जेक्ट है तो। एरर कहाँ पर होगा, पार्ट डी में, तो आप लोग डी मार्क करेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। Two senior sailors of Naval Aviation Electrical branch were crushed to death. Two senior sailors of this particular branch were crushed to death. Then a portion of a helicopter hangar at INS Garuda Naval Air Station at the Southern Naval Command in Kochi collapsed on them. Basically देखो क्या बोला गया है कि दो जो सीनियर सेलर्स थे उनका डेथ हो गया। कब हुआ, जब एक हेलीकॉप्टर का पोर्शन जो है वो उन पर अलग होकर उन पर आकर गिर गया, कुछ ऐसे बोला गया है। कब हुआ डेथ, जब एक हेलीकॉप्टर का पोर्शन उनके ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देन बोला गया है। देन का जनरली हम यूज कब करते हैं, जब एक के बाद एक इवेंट होती है, लेकिन यहाँ पर देन की जगह हमें क्या यूज करना है, व्हेन। क्यों यूज करना है, देखिए अभी बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। टू सीनियर सेलर्स ऑफ नेवल एविएशन इलेक्ट्रिकल ब्रांच वर क्रश्ड टू डेथ, उनका डेथ हुआ कब, व्हेन अ पोर्शन ऑफ हेलीकॉप्टर एट INS गरुड़ा, एक हेलीकॉप्टर का जो पोर्शन था जब इस पर्टिकुलर एरिया में, इन दिस पर्टिकुलर स्टेशन, कोलैप्स्ड ऑन देम, वो उनसे आकर टकरा गया, उस वक्त उनका डेथ हो गया थर्सडे मॉर्निंग को। तो यहाँ पर देन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर व्हेन होना चाहिए, क्योंकि ये काइंड ऑफ रीजन बता रहा है कि डेथ हुआ कब हुआ, जब उनके साथ हेलीकॉप्टर का पोर्शन आकर टकरा गया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, ऑप्शन बी। बहुत ही डिटेल्स के साथ हम लोग को क्वेश्चंस रीड करने हैं, मतलब समझ नहीं आएगा तो गलती के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट वन पे आते हैं। द चीफ डिफिकल्टी इज दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम गिल्डेड एज टू अ प्रोग्रेसिव इरा रिक्वायर अ फंडामेंटल शिफ्ट। देखिए क्या बोला गया है, चीफ डिफिकल्टी क्या है कि ट्रांजिशन फ्रॉम अ गिल्डेड एज टू अ प्रोग्रेसिव इरा, जो ट्रांजिशन है एक गिल्डेड एज से एक प्रोग्रेसिव एज में, उसको फंडामेंटल शिफ्ट चाहिए। रिक्वायर, किसका रिक्वायरमेंट, ट्रांजिशन का रिक्वायरमेंट। ट्रांजिशन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होना चाहिए, रिक्वायर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन इज अ नाउन और उसके लिए हम लोग रिक्वायर्स का यूज करेंगे, रिक्वायर नहीं। बहुत बेसिक रूल, जब नाउन या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो सिमिलरली हमने रिक्वायर के साथ यहाँ पर रिक्वायर्स लिखा, तो एरर कहाँ पर हुआ, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन 9 वेरी इजी, चलिए रीड करते हैं। सच रिग्रेसिव रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई नहीं होगा, यू एंड मी होगा। वर्ब के बाद आप लोग जब कोई भी प्रोनाउन लगाते हो, ही, शी, इट, इन सबको हम प्रोनाउंस बोलते हैं, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। वर्ब के बाद ही नहीं लिखेंगे, वर्ब के बाद हम लोग हिम लिखेंगे। वर्ब के बाद शी नहीं लिखेंगे, वर्ब के बाद हम लोग हर लिखेंगे। वर्ब से पहले हम लोग ही लिखेंगे, शी लिखेंगे। इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस और इन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यू एंड मी होना चाहिए, यू एंड आई नहीं होना चाहिए। एरर इज इन पार्ट डी। Last question is for you guys. Question number 10. You will answer this question in our comment section. Question read कर लेते हैं। रामनाथ कोविंद was elected as the
14th President of the Republic of India on July 20, 2017. This is your question. You will mark your answers in the comment section. मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है? आई होप जो भी क्वेश्चंस हमने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्लरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं गाइस. तो इसी तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स हम लोग एग्जाम में भी एक्सपेक्ट करेंगे. ऑलराइट, सो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा. टिल देन, थैंक यू सो मच. गुड लक, गुड बाय.